तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं, सफल बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बात ज्ञान की पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इससे पहले आप लोगों ने साइकोलॉजी की इवोल्यूशनरी वाली क्लास सीरीज जरूर देखी होगी। उसी की एक अगली कड़ी में हम लोग सपनों से फैसलों तक कैसे जाते हैं, हिडन माइंड की क्या कहानी होती है, अनकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है, रॉबर्ट सैपोल्स्की की थ्योरी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी की ये जो सीरीज है इस पर। तो ह्यूमन बिहेवियर का सच क्या है? सोचो, एक आदमी ने कोई बहुत अच्छा काम किया और किसी को बिना मतलब मदद कर दी, और एक और सीन में किसी आदमी को सोचो जिसने बहुत ब्रूटल काम किया जो सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं था। हम तुरंत पूछते हैं किसने ऐसा क्यों किया, मतलब हम अपने आप को सीधा उस समय पर जज मान लेते हैं, भगवान राम का कैरेक्टर मान लेते हैं। तुरंत हमारे दिमाग में इंस्टेंट इस बात का रिएक्शन आता है कि इसने ऐसी कोई भी व्यवस्था करी या गलती करी तो इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन रॉबर्ट सैपोल्स्की क्या इस जगह पर कहते हैं, हमको और आपको क्या समझाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक मूवमेंट से नहीं दिया जा सकता, किसी एक मूवमेंट में नहीं छुपा होता। आप किसी भी एक व्यक्ति की बातों को सुन करके समझ करके आप अपने जहन में यह नहीं पैदा कर सकते कि यह सही है या यह गलत है। और दूसरा, आप जजमेंटल होने का ये जो व्यवस्था अपने दिमाग में रखते हैं यह भी गलत है। उसके पीछे, किसी भी कारक के पीछे कोई कारण है, उस कारण के एक तह में पहुंचना, तब जाकर के आप किसी भी व्यवस्था के जजमेंट पर पहुंच सकते हैं। उसके पीछे की बायोलॉजी, उसके पीछे का बिहेवियर, उसके पीछे का कैरेक्टर, उसके पीछे की हिस्ट्री, उसके पीछे का एनवायरमेंट, उसके पीछे का कल्चर, इवोल्यूशन, सबका एक एक पक्ष पे रोल होता है। सैपोल्स्की का कोर क्लेम है हर एक ह्यूमन बिहेवियर के पीछे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो न्यूट्रल सिलेक्शन के रिजल्ट से होता है। उनके नेचर पर भी इस बात पर काफी अहम किरदार जो है, अहम भूमिका उन्होंने निभाई। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि कोई भी एक्शन रैंडम नहीं होता, हर बिहेवियर के पीछे एक डीप बायोलॉजिकल रीजन होता है। अभी उसने ये क्यों किया, सबसे पहले यह क्वेश्चन जब आपके दिमाग में आता है तो एक्चुअली आप ये नहीं पूछते हैं इस बंदे ने ये अभी क्यों किया, ये भी आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आता, क्योंकि ये तो प्रेजेंट का प्रश्न है। तो हम असल में पूछ क्या रहे होते हैं? एक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से सोचिए, एक साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से सोचिए, एक ऑथर के दृष्टिकोण से सोचिए, एक डॉक्टर के दृष्टिकोण से सोचिए, तो वो आपके ब्रेन में घुसता है, उस व्यक्ति उस स्थिति के ब्रेन में घुसता है। उसके ब्रेन के कौन से ऐसे नर्वस ने, न्यूरॉन्स ने, कौन से पार्ट ने एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से पहले उसको फायर किया होगा इस व्यवस्था को, उस काम को, उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ह्यूमन ब्रेन में लगभग 100 ट्रिलियन कनेक्शंस होते हैं, 100 ट्रिलियन कनेक्शंस। सैपोल्स्की के हिसाब से अगर हमें एग्जैक्ट समझना हो तो हमें यह समझ जाना पड़ेगा कि एक नैनो सेकंड पहले कौन सा ऐसा न्यूरॉन्स एक्टिव हुआ जिसने हमें उस काम को करने के लिए एक मोटिवेशन दिया, हमें एक प्रेरणा, एक प्रेरक बनाया। वहीं दूसरा विषय उन्होंने एनवायरनमेंट को भी कहा। एनवायरनमेंट, समाज, एनवायरनमेंट, आपके आसपास का माहौल, माहौल को लेकर के उन्होंने आपको एक व्यवस्था दी कि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप जिस जगह, जिस समाज, जिस व्यक्ति विशेष के साथ रहना शुरू कर जाएंगे आपका मेंटल लेवल वैसा ही हो जाएगा। एक अगर शेर को भी भेड़ों के बीच में 1 साल 2 साल रख दिया जाए और यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो भी भेड़ बन जाएगा, कि वो भी अपने शिकार करने की आदत भूल जाएगा, उसके भी चाल ढाल चरित्र हर चीज में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें एनवायरनमेंट का रोल सबसे बड़ा इन्होंने यहां पर दर्शाया। पीछे कुछ सेकंड और मिनट ले गए, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई कि क्या सिर्फ यही 2 विषय। फिर एक अगला सवाल पैदा हुआ, उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट किस चीज ने किया? भाई न्यूरॉन्स तो है, चाकू तो है घर में, लेकिन उसके लिए प्रेरित कौन किया? उसने कोई बात सुनी,
वो कहीं से इन्फ्लुएंस हुआ, उसे कोई चेहरा दिखा, उसे किसी की बात मोटिवेट करी, उसको पास्ट में कोई ऐसी मेमोरी थी जो उस समय पर ट्रिगर कर गई। इस तरह की व्यवस्थाओं का आकलन भी इन्होंने अपनी इस बुक में अनकॉन्शियस माइंड के हिसाब से समझाने की कोशिश की है। आपको यह प्रश्न पूछने पर मजबूर किया कि मतलब पीछे कुछ सेकंड और मिनट के एनवायरमेंट ने ब्रेन को इन्फ्लुएंस जरूर किया होगा उस डिसीजन को लेने के लिए। एग्जाम्पल हो सकता है उसका किसी ने इंसल्ट किया हो, या सडन उसको किसी ने रिस्पेक्ट दी हो। इंसान एक ही है लेकिन बिहेवियर उसके दो हो गए। जिसने उसको रिस्पेक्ट दी, उसके परिवर्तन में उस व्यक्ति ने उसको अच्छा माना। जिसने उसकी इंसल्ट की तीखी बात करी, सीधी बात करी, वो उसका दुश्मन हो गया। इसका मतलब इंसान वो सेम है लेकिन उसका बिहेवियर अलग है, और बिहेवियर अलग होने के पीछे हार्मोन्स का एक बहुत बड़ा कारण है। उस सुबह बॉडी के अंदर क्या चल रहा था? सैपोल्स्की हमेशा इस प्रश्न को पूछने के लिए कहते हैं, तुम्हारा बिहेवियर सिर्फ दिमाग का है ही नहीं, तुम्हारे अंदर के हार्मोन्स एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं आपके किसी भी डिसीजन, आपके किसी भी बिहेवियर चेंज करने में। हार्मोन्स, कौन कौन से हार्मोन्स? जैसे अगर हम लोग बात करें कॉर्टिसोल की, जो कि स्ट्रेस के ऊपर काम करता है, अगर हम लोग टेस्टोस्टेरोन की बात करें, हम लोग डोपामीन की बात करें, हम लोग ऑक्सीटोसिन की बात करें, इस तरह की जितने भी शब्द हैं वो हमारे दिमाग की संरचना, हमारे इमोशंस में, हमारे फीलिंग में, हमारे बिहेवियर में, हमारे डिसीजन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर स्ट्रेस के हार्मोन्स हाई होंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट हमारे पास स्ट्रेस का आएगा। न्यूरॉन्स ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं जब हम स्ट्रेस में होते हैं और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। रिजल्ट क्या आता है कि छोटी सी बात पर हमें गुस्सा आने लगता है, हमें ओवर रिएक्शन की आदत हो जाती है। अब मैं यहीं पे आप लोगों को बताता हूं कि इंसान एक, लेकिन उसके दिमाग में बिहेवियर दो बन रहा है। अब यहीं पर मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण के साथ समझाता हूं और यकीनन आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे कि इस महान व्यक्तित्व ने अपनी राइटिंग की व्यवस्था से आपको और हमको क्या समझाने की कोशिश की। मैं इसे थोड़ा सरल करने की कोशिश करता हूं। यदि अगर गुस्सा आपका एक स्वाभाविक गुण है, स्ट्रेस अगर आपका स्वाभाविक गुण है, ओवर रिएक्शन अगर आपका स्वाभाविक गुण है, तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण के तहत समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको गुस्सा आ जाता है? तो आप उत्तर देंगे हाँ गुस्सा आ जाता है। नहीं, आप गुस्सा होने का नाटक कर रहे हैं। अब आपको लगेगा नहीं नहीं मैं तो गुस्सा आ जाता है, मुझे बहुत जल्दी आ जाता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के तहत समझाता हूं। आप एक कार लेके, गाड़ी लेके जा रहे हैं और अचानक से किसी ई रिक्शा, किसी थ्री व्हीलर, किसी टैक्सी ने आपको ठोक दिया या आपने उसके साथ ठोक दिया, तो आप उसकी चाबी झट से जाते हैं, निकाल लेते हैं, उसके साथ लड़ाई करने के लिए भी व्यवस्थित हो जाते हैं और अपने हुए नुकसान का हर्जाना मांगते हैं। चलिए एक व्यवस्था होगी, भाई आपको गुस्सा आ गया, आप ताकतवर व्यक्ति थे, आपने उससे अपने हिसाब किताब को ठीक किया। चलिए एक दूसरी व्यवस्था, दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने देता हूं। अब उसी जगह, उसी सड़क पर, उसी गाड़ी के साथ आप जा रहे हैं और किसी पुलिस वाले, किसी जज, किसी डीएम की गाड़ी, किसी मिनिस्टर की गाड़ी को आपने ठोक दिया या उसने आपको ठोक दिया। अब आप बताइए कि क्या उसी रिएक्शन से आप जाते हैं, उस डीएम की गाड़ी की चाबी खींच लेते हैं और क्या आप ऐसी व्यवस्था करते? कहां गया आपका वो जो एटीट्यूड था, वो जो गुस्सा था? इसका मतलब आप नाटक कर रहे थे। अगर गुस्सा आपको आता तो इसका मतलब उस जगह पर भी आपको गुस्सा आता जिस जगह पर इससे पहले आपने गुस्सा दिखाया। ओवर रिएक्शन आपने उस समय पे दिखाया, तो इस समय पे आपका ओवर रिएक्शन कहां चला गया? अगर आप अपने घर में होते हैं तो गुस्से में आप किसी भी व्यवस्था को, किसी भी व्यक्ति विशेष को टारगेट कर लेते हैं, तो समझ में आता है कि चलो भैया, लेकिन आपकी वही गुस्सा उस डीएम के सामने, उस व्यवस्था के सामने, उस जज के सामने, उस बॉस के सामने क्यों नहीं निकल के आया? अगर आप गुस्सा होते हैं और यह आपकी प्रवृत्ति है तो इसका मतलब आप गुस्सा भी सोच समझ के करते हैं। इंसान आप ही हैं, लेकिन आपको जब गुस्से को आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां मेरा गुस्सा जायज रहेगा, यहां हम दिखा सके, जैसे ही आपके अंदर ये एटीट्यूड आता है तो आप गुस्सा होने का नाटक कर लेते हैं और आपका गुस्सा मतलब अंगा और अंगा मतलब कुछ नहीं। क्योंकि अगर आप गुस्सैल आदमी होते हैं तो आप भी उस व्यक्ति से उसी तरह वैसी व्यवस्था में लड़ते जैसे आप एक छोटे व्यक्ति के साथ भी लड़ रहे थे। तो यहाँ पे पक्ष बिल्कुल क्लियर हो गया। और मैं आपको अपने शब्दों में बता दूं कि जो लोग गुस्से का नाटक करते हैं वो यह बात समझ ले। कभी आपको मैं एक प्रश्न के साथ छोड़े जाता हूं, कभी ऐसा हो सकता है कि जहर मैं पीऊं और मर आप जाएं? कभी ऐसा होता है कि जहर मैं पी रहा हूं और मर आप रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब जो आदमी गुस्सा कर रहा है वो खाली ये सोच रहा है कि इस गुस्से का रिएक्शन सामने वाले पे हो रहा है, नहीं, उस गुस्से के रिएक्शन
हार्मोनल चेंजेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, गुस्से में किसी नुकसान की, ये सारी भरपाई, ये सारी व्यवस्था आपके अंदर चल रही है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, उसको थोड़ी ना बढ़ रहा है। तो इसलिए जहर आप पिए, मर कोई दूसरा जाए, ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए और इस नाटक की व्यवस्था से भी बाहर निकलिए। अपने ब्रेन पर काम कीजिए। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है ना, इस पर काम कीजिए। पीछे महीनों के इफेक्ट को देखिए। ह्यूमन ब्रेन कभी स्टैटिक नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, वो बदलता रहता है। यहीं पर राइटर इस बात को बोलते हैं कि हमने कभी अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखा है? हमारे न्यूरॉन्स को रीराइट, रिवायर कर दिया जाता है, हमारे पास्ट के अनुभव। अरे मान लेते हैं पीछे आप धोखा खाए, तो इसका क्या मतलब है अब आप धोखा ही खाते चले जाओगे? पास्ट में आप दूध से जल गए, तो क्या आप दूध उबालना ही बंद कर दोगे? पास्ट में आप किसी गाड़ी से चल रहे थे और आपका एक्सीडेंट हो गया, तो अब गाड़ी को तौबा ही बोलना शुरू छोड़ दोगे, सड़क पर ही निकलना बंद कर दोगे? यह भी एक नाटक है। बस आप लॉस मतलब पैसा, आप धोखा मानते हो पैसे को, इमोशन को, मतलब दो ही जगह तो आपका लॉस है, एक मोहब्बत और एक पैसा। यही दो ही लॉस है, बाकी उसके अलावा कोई लॉस नहीं है। बिना हेलमेट पहने भी गाड़ी जा रहे हो, सिर उर फट जाए, कोई लॉस नहीं है। अरे सिर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन अगर 2000 रुपए गिर गया, तो समझ लो कि वो 2000 रुपए गिरने का जो हार्मोनल चेंज है ना, वो हमारे दिमाग में इस तरीके से रहेगा कि हमको गाड़ी भी अच्छे से नहीं चलाने देगा। इसका मतलब सोचो कि हम किस साइकोलॉजी में फंस गए। जो चीज हम बार बार झेलते हैं, उसको हम झेलने की आदत बना लेते हैं। ब्रेन उसके हिसाब से अडॉप्टेबल हो जाता है, वो भी कहने लगता है कि हाँ धोखे, हाँ धोखा ही चारों ओर है। तो भाई सावन के अंधे को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है। मुझे कोई इंसान में कभी कोई गलती नहीं दिखाई देती, कहीं धोखा नहीं है, कहीं फ्रॉड नहीं है। जब आप अपने एनालॉजिक ब्रेन को, आप अपने इमोशन ब्रेन को, हर एक व्यवस्था के अलग अलग ब्रेन को अलग अलग जाकर के जोड़ोगे, घटाओगे, तो आपको नुकसान 100% होगा। इसलिए जहां लॉजिक ब्रेन लगाना है वहां लॉजिक ब्रेन लगाओ, जहां मैजिक ब्रेन लगाना है वहां मैजिक ब्रेन लगाओ। अब जहां मैजिक चल रहा है, जादू चल रहा है, आप जानते हो कि जादू नाम की कोई चीज नहीं होती, तो वहां लॉजिक लगाने की क्या जरूरत है? जाओ देखो, 50 रुपए खर्च करो, मौज मस्ती करके वापस घर आ जाओ। लेकिन जहां मैजिक चल रहा है, जहां आपको पता है गलत है, वहां लॉजिक ढूंढ करके ताश के पत्ते को पकड़ कर आपको लगेगा कितनी बड़ी आपने फतेह हासिल कर ली। नहीं, जिस चीज को जिस तरीके से है आप उसे वैसे ही लीजिए। आपके चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा है, जो रिपीटेड फेलियर है, जो रिपीटेड सक्सेस है, ये जितनी भी रिपीटेड व्यवस्था है ना, ये भी कभी कभी हम लोगों के दिमाग में एक अलग सा एक इफेक्ट बना लेती है, और सबका एक न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट बनता है। इस चीज को लेकर के हमें बहुत सजग होना पड़ेगा। थोड़ा सा और पिक्चर में पीछे चलते हैं, अपने बचपन में चलते हैं, अपने युवावस्था में चलते हैं, एडोलेसेंस में चलते हैं, और अपने फेटल लाइफ में भी चलते हैं, जब हम गर्भ में थे। तब राइटर ने उस चीज को लेकर एक्सप्लेन किया कि जब हम और पीछे पीछे चलते चले जाते हैं, तो राइटर ने इस बात को समझा, प्रैक्टिकल किया कि हमारा जो एडल्ट बिहेवियर है, जो हमारा बचपन का बिहेवियर है, ये जब हम अपनी मां के पेट में थे, तो उस समय भी हमारा ब्रेन शेप हो रहा था, उस समय हमारा ब्रेन भी डिजाइन हो रहा था। प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर उस व्यक्ति ने, उस महिला ने स्ट्रेस लिया, तो हमारे में भी कुछ स्ट्रेस पैदा हुए। न्यूट्रिशंस लिया तो हम थोड़े से न्यूट्राइज्ड हुए। हार्मोन एक्सपोजर हुआ तो हम में भी थोड़े हार्मोन्स डेवलप हुए। ये सब इस बात को लेकर के डिसाइड करता है कि तुम्हारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इमोशनल कंट्रोल, एग्रेशन का लेवल, ये सब हमें हमारी पीढ़ियों से भी मिलता है, हमारे जीन्स से भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हम क्या लेके पैदा हुए हैं, ये उसी समय डिसाइड हो जाता है जिस समय हम अपनी मां के गर्भ में हुआ करते हैं। इस पर एक बहुत बड़ी रिसर्च आपके राइटर ने किया, जिसमें उन्होंने जीन्स डिसाइड करते हुए कहा कि जीन्स जो है, जीन्स की स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ये जीन्स डिसाइड करते हैं कि हमारा टेम्परामेंट, अगर आपके पिता गुस्सैल हैं तो किसी न किसी एक बच्चे में उस टेम्परामेंट को जरूर देखने को मिला। हम कितने इंपल्सिव हैं, यह भी वहीं से पैदा हुआ। हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, ये वहीं से पैदा हुआ। हमारा बिहेवियर कितना अच्छा हो सकता है, हमारे संस्कार कितने अच्छे हो सकते हैं, ये वहीं से पैदा हुआ। पर जीन्स कभी भी आपका बिहेवियर डिसाइड नहीं कर सकता। जीन्स आपके कैरेक्टर दे सकता है, लेकिन आपका बिहेवियर डिसाइड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जीन्स एक टेंडेंसी देता है। अब आपको थोड़ा सा यहां पे आसान करने की कोशिश करता हूं। जीन्स में
आपके संस्कार आ सकते हैं, लेकिन आपके बिहेवियर चेंज में वो बहुत ज्यादा व्यापक रोल नहीं निभाएगा। इस चीज को समझने के लिए राइटर एक कदम और आगे चलते हैं और यहां पर उन्होंने दो शब्द को इंट्रोड्यूस किया, एक एनवायरमेंट ट्रिगर और एक कल्चर ट्रिगर। कल्चर का मतलब जब कोई व्यक्ति नीचे पैदा हुआ, जैसे ही वो जमीन पर आया, जैसे ही उसने रोना शुरू किया, तो एक बड़ी अच्छी व्यवस्था आपने देखा है क्या कि बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर पहले उसे मार करके रुलाते हैं। इसका मतलब आज जब आप रो रहे होते हो तो कहते हो समाज कितना गंदा है। नहीं, हमको तो सबसे पहले पैदा होते ही रुलाया गया। यदि अगर आप रोए नहीं तो लोगों ने खुशियां नहीं मनाई, जब आप रोए तब लोग खुश हुए कि हाँ जिंदा साबित हो गया। इसका मतलब आपका रोना दूसरों की खुशियां उसी समय डिसाइड हो चुका था, लेकिन आज आप रोते हो और कहते हो देखो हमारे रोने पे फला खुश हो रहा है। ये तो नेचर है, तो जब आप पैदा हुए थे तो लेके पैदा हुए थे। जिस कल्चर में हम पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होता है, क्या उसे पता होता है कि हम हिंदू पैदा हुए, मुसलमान पैदा हुए, सिख पैदा हुए, ईसाई पैदा हुए, अब हमारा कल्चर नहीं। वो कल्चर की एक सभ्यता है, वो सभ्यता उसके ऊपर थोप दी गई कि आज के बाद तुमको ऐसे दिखना है, ऐसे रहना है। पैदा होते ही वो हमारा जो कल्चर है, जो हमारे पुराने लोग चलाते जा रहे हैं, वो हमारे और आपके ऊपर थोप दिए कि आज के बाद तुमको ऐसे दिखना है, तुमको ऐसे रहना है, तुमको ऐसे सोचना है, तुमको ऐसे समझना है। जैसे ही तुम पैदा होते हो तुम ऑलरेडी एक कल्चर के प्रोडक्ट हो। कल्चर का प्रोडक्ट मतलब आपके यहां पर उस कल्चर को और आगे बढ़ाने वाला एक नया प्रोडक्ट पैदा हो गया। कल्चर डिसाइड करता है राइट वर्सेस रॉन्ग। मतलब कोई धर्म कहता है कि हम पूरब की ओर जल डालेंगे, कोई धर्म कहता है हम पश्चिम की ओर करेंगे। ये राइट वर्सेस रॉन्ग की कहानी कहां से स्टार्ट हुई है? वो कल्चर, जिस कल्चर में वो प्रोडक्ट पैदा हुआ, उस प्रोडक्ट के दिमाग में थोप दिया गया कि राइट वर्सेस रॉन्ग अब तुमको हमारे कल्चर से समझना है। एग्रेशन एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये कल्चर दे रहा है। इमोशनल एक्सप्रेशन करना अलाउड है या नहीं, ये हमारा कल्चर है। इसका मतलब हमारे एंसेस्टर ने सदियों से जो ब्लूप्रिंट बनाया है कि हमें किस तरीके से जीना है, हमें किस तरीके से सोचना है, हमारा कल्चर कैसा होना चाहिए, उसकी हम एक पूरी जिरोक्स कॉपी है, फोटोस्टेट कॉपी देखते हैं ना, हम वैसे ही निकले हैं। अगर आप उस कल्चर के विरुद्ध चले जाते हैं तो आप बगावती घोषित हो जाते हैं। इसी में इवोल्यूशन के नाम पर इन्होंने स्टडी करते हुए 5वें अध्याय में आपको बताया कि 5 मिलियन साल पहले का जवाब है। सबसे नीचे जाकर स्पॉल्स्की जो है वो आपसे पूछते हैं कि हम ये स्पेसीज क्यों बने। देखिए कैसा व्यापक सा क्वेश्चन है, हम ये स्पेसीज क्यों बने, कोई और क्यों नहीं बन गए। इंसान और चिंपैनीज जितने होते हैं उनको लेकर के उनका प्रश्न यह था कि भाई जितने भी जानवर के रूप में लोग हैं, हम आखिर जानवर क्यों नहीं बन गए। 5 मिलियन साल पहले कॉमन एंसेस्टर था जो ट्राइड्स सर्वाइवल के लिए यूजफुल थे। एग्रेशन, कॉर्पोरेशन, फियर, स्टेटस सीकिंग, वो सब सेलेक्टेड हो गए। इतने सेलेक्टेड हो गए कि धीरे 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 उन सब ने अपनी 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 एक जाति घोषित करना शुरू कर दिया और वहां के वो संरक्षक हो गए। इसकी जाति के मैं संरक्षक हूं, अब से मैं जो संविधान, जो कल्चर बनाऊंगा उसको, ये जो हमारे आगे की प्रोडक्ट लाइन आएगी वो उसको आगे की ओर ले जाएगी। हम लोग बिहेवियर को एक सिंपल कॉज में समझे तो इफेक्ट, हम लोग इफेक्टिव हो गए। इफेक्ट का मतलब जो ऊपर का हमारे ऊपर इफेक्ट आया, हमने वैसे ही सोचना समझना शुरू कर दिया। हम लोग बिहेवियर को सिंपल कॉज में समझे तो इफेक्ट में समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। हम इफेक्टिव प्रोडक्ट हैं, हमारे ऊपर कल्चर का इफेक्ट है। जैसे ए ने बी से किया इसलिए सी हुआ, राइट? पर रियलिटी क्या है? थोड़ा रियलिटी चेक करो। ह्यूमन बिहेवियर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना, इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, तीसरे के लिए अलग है। अब इतनी जटिल व्यवस्था को आप इतनी आसानी से समझने के लिए, इतनी तेजी से अपने कैरेक्टर, अपने सोच समझ की ताकत को डेवलप करने के लिए, तब तो भाई एक प्रैक्टिस का विषय है। किसी को जज करना सिर्फ 30 सेकंड की मूवी का क्लिप बन गया। ऐसा लगता है 30 सेकंड में जो रील्स देख लेते हैं उतने में हमारे अंदर समझदारी का एक अलग ही लेवल आ गया। अब हम वैज्ञानिकों की रेस में आ गए। सिर्फ 30 सेकंड की मूवी क्लिप देखकर हम पूरी मूवी का जज कर ले रहे हैं। आप ऐसे समझिए।
और दूसरा जहां जज नहीं कर पा रहे, तो हम इतने ज्यादा मानसिक बीमार हो गए कि दूसरे के द्वारा किया गया रिव्यू, दूसरे के द्वारा किया गया उस पिक्चर के बारे में दिया गया किसी भी प्रकार का कमेंट, वो हम अपने ऊपर लागू कर ले रहे हैं। ये मानसिक बीमारी की कौन सी परिकाष्ठा है कि अगर मान लो कि आपको थ्रिलर मूवी पसंद है और मुझे थ्रिलर मूवी नहीं पसंद है, और फिर भी मैं अगर उस मूवी का रिव्यूअर हूं तो मैंने उसको गलत घोषित कर दिया। कुछ मानसिक बीमार लोग कहे कि मैं इस फला व्यक्ति को फॉलो करता हूं, अगर इसने कहा है कि ये मूवी खराब है तो ये मूवी खराब है। ये मानसिक बीमारी नहीं तो और क्या है? इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? क्या इसका मतलब फ्री विल, इच्छा शक्ति का फ्री होना है? ना, इच्छा शक्ति मजदूर है, मजबूर है, यह सोल नहीं है। यानी फिर यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या हम सिर्फ बायोलॉजी के रोबोट हैं? क्या हमारी आत्मा जीवित है? क्या हम फ्री विल है भी, या किसी की गिरफ्त में शुरू से लेकर अंतिम सांस तक रहेंगे? और इसी का जवाब इन्होंने दिया कि फ्री विल बहुत लिमिटेड है। लोग अपनी दशा, अपने समाज, अपने कल्चर, अपने एनवायरमेंट, अपनी सोच, अपनी उस बाउंड्रीज, अपने उस बॉक्स के बाहर सोचना ही नहीं चाहते, उस बॉक्स के बाहर देखना ही नहीं चाहते। फ्री विल में जीना बहुत कम लोग जान पाए हैं और वह आज सफल हो चुके हैं। ज्यादातर डिसीजन अनकॉन्शियस बायोलॉजिकल प्रोसेस ले रहे हैं, मतलब जिस समय पर जो समझ में आया वो आपका डिसीजन बन जा रहा है। पर वो ये भी मानते हैं कि इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में हम ज्यादा एम्पैथेटिक हैं और कॉशियस बन सकते हैं। लेकिन अब उसी व्यवस्था को लेकर के हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि हमें उस एक एक शब्दों पर राइटर या एक्सप्लेनेशन में क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर समझाने की कोशिश में अनकॉन्शियस माइंड का तीसरा भाग यहां से क्रिएट होगा, जो कि हम लोग अगली सीरीज में आपके साथ लेकर आएंगे, जिससे कि टाइम बहुत पर्याप्त रहे और आप थोड़े में अच्छे से अच्छा समझ और सीख पाए। इसलिए हम इसे पार्ट वाइज बनाएंगे। तो पार्ट 3 में हम इसको कोड करना और आपको इसके अगेंस्ट खड़े होने और व्यापक रूप से सोचने में मदद करने पर एनालिसिस लेकर आएंगे। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लगातार ऊर्जावान रहिए। इन्हीं स्थितियों, इन्हीं परिस्थितियों में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष मंगलमय हो। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस।